चलिए, वेलकम बैक टू मैराथन लेक्चर ऑफ सीएमए फाउंडेशन लॉ सब्जेक्ट। आज हम हमारा तीसरा लेक्चर आए हैं जिसमें हम थर्ड टॉपिक कंप्लीट करेंगे। दैट विल बी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये एक्ट भी आपके इंटरमीडिएट लेवल पे आपके लिए है, ठीक है। और प्लीज रिमेंबर दैट ये जो मैराथन रिवीजन होगी ये आपको इंटरमीडिएट के लिए नहीं करना है, ये फाउंडेशन लेवल पे है। इसलिए ये जो नोट्स बने हैं ये सारे एमसीक्यू बेस पे बने हैं। आपको एक ओवरऑल आइडिया इसमें से मिल सकता है, नो डाउट, बट इसके ऊपर आप इंटरमीडिएट प्रिपेयर ना कीजिएगा, उसके अलग से लेक्चर है। ओके, ये मैराथन रिवीजन लेक्चर है, इतना करके आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, आप पासिंग कैटेगरी में आराम से चले जाओगे। रादर जिस किसी बच्चे ने प्रॉपरली पढ़ाई की है वो ये लेक्चर करके ऑल इंडिया रैंक भी अचीव कर सकता है, यही हमारा मेन एम है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। पहला तो ईयर, कौन सा ईयर है? 1881। ठीक है, उल्टा पुल्टा कैसे भी इसको रीड करो गाइस, ये 1881 ही रहेगा। किसी भी एंगल में उसको कभी भी और कैसे भी आप रीड करो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट, अब ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है क्या? तो पहले लोग है ना जुबान देते थे, जुबान की वैल्यू थी। बट जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने ये सारी चीजों को गाइस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। उनके लिए जुबान का कोई महत्व था नहीं। अगर ऐसा होता तो उन्होंने कहा था कि ट्रेड करने वो खाली आए हैं, बट उन्होंने खाली ट्रेड नहीं किया, उन्होंने तो लूटा भी। जैसे लूट ये वर्ड, वो लूट के लेके गए, सेम वैसे ही। इसीलिए देखिएगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एस्टैब्लिश क्यों हुआ? क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट पे हो रहे थे वो सारे क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन के साथ एक डॉक्यूमेंट जुड़ जाए। ठीक है, कल को जाके अगर सामने वाला पार्टी जिसको हमने गुड्स सेल किया वो पैसे देने से अगर मना कर रहा है तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए जिसके थ्रू ये प्रूव हो सके क्या कि सचमुच में सामने वाले पार्टी से मेरे पास कुछ पैसा आना बाकी है। इसीलिए ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आया है। आज 2026 चालू है। सो देखिए कितना पुराना एक्ट आज भी अप्लीकेबल है। मेनली इसमें अपने को तीन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सीखना है। पहला प्रोमिसरी नोट, सेकंड वन इज चेक, थर्ड वन इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, मोस्टली प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज इनका ड्राफ्टिंग ऑलमोस्ट सेम दिखता है, वो हम आगे देखेंगे। चेक थोड़ा सा अलग कैटेगरी वाला है। लेट्स सी नाउ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। पहला, a negotiable instrument act is a written document that entitles a person to a sum of money and is transferable merely by delivery or by endorsement and delivery. So अगर कोई डॉक्यूमेंट मैंने नॉर्मली सामने वाले को दे दिया तो भी वो ट्रांसफर ही कहलाया जाएगा, या फिर मैं उसे एंडोर्स करके डिलीवर कर रहा हूं। एंडोर्स करना इस खुद का नाम लिख के नीचे साइन करना। किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर आप खुद का नाम लिख के साइन कर रहे हो मतलब वो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, ये डिक्लेयर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, द negotiable इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, द वर्ड negotiable मीन्स ट्रांसफरेबल। सो गाइस एमसीक्यू बन गया, ट्रांसफरेबल। एंड इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। सो ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफरेबल हो वही हमारे लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैटेगरी में चला जाता है। दैट क्रिएट्स राइट इन फेवर ऑफ समवन। किसी के तो भी अधिकार में कुछ ना कुछ तो चीज फेवर में जारी है, ये करेगा अपना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन 13 ये तीन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करेगा। पहला आ रहा है प्रॉमिसरी नोट, नेक्स्ट आ रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड थर्ड आ रहा है चेक। सेक्शन 13 याद रखने का, इसमें से आखिरी वाला तीन ही है, तीन है। समझा? फालतू लॉजिक है बट याद रखिए, 13 में से वो जो आखिरी तीन है वही तीन अपने को सीखने के लिए है। 13 याद रहेगा। आगे, a key feature is that property in the instrument is acquired by anyone who takes it bona fide and for value, notwithstanding any defect in the title of the transferer। सामने वाला जो ट्रांसफरर है उसके टाइटल में कोई डिफेक्ट नहीं है ना, ये देखते हुए कोई भी एक पार्टी सामने वाले से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव कर लेगी तो ही ये ट्रांजेक्शन आगे बढ़ पाएगा। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसके। नेक्स्ट, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? पहला, फ्री एंड इन्यूमरेबल ट्रांसफर। मतलब क्या? फ्री जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं, और इन्यूमरेबल मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक पार्टी से दूसरा, दूसरे से तीसरा, कितने भी हद तक जा सकता है। इन्यूमरेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड, फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट। सो रिमेंबर दैट यहां पर किसी भी चीज, किसी भी तरीके से गलती एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, कोई भी डिफेक्ट यहां पे नहीं होना चाहिए। सो अ होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑब्टेन्स अ गुड टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट इन अ प्रीवियस होल्डर्स टाइटल,
provided they received it for consideration before maturity and without notice of any title defect. So अभी पहला होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये एक चीज समझ लेते हैं एकदम सिंपल से. सपोज ये एक मेरा क्लाइंट है, सपोज, ठीक है, मैंने इसे गुड्स दे दिया. इससे मुझे चेक आया है, वो चेक का पेमेंट मुझे किसी को करना था, तो मैंने इंस्टेड ऑफ पेमेंट मैंने वो चेक ही सामने वाले को दे दिया. मैं होल्डर बन गया, मैंने जिसे चेक दे दिया गया वो होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसने अगर, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स की ही चेन चालू हो गई. समझ में आ रहा है सब लोगों को? रिमेंबर दैट. क्या लिखा है इसने यहाँ पे? अ होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑब्टेन अ गुड टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट इन द प्रीवियस होल्डर्स टाइटल प्रोवाइडेड they received it for consideration before maturity and without notice of any title defect. होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास गए, जो कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जाएगा उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है. पहला कौन सा था? फ्री एंड इन्यूमरेबल. सेकंड कौन सा है? फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट. थर्ड आ रहा है गाइस, होल्डर टू स्यू इन हिज ओन नेम. खुद के नाम से गाइस, वो कोई भी पर्सन हो जो होल्डर बनता है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, ही कैन स्यू इन हिज ओन नेम. सामने वाली पार्टी अगर उसको पेमेंट नहीं मिला, जो होल्डर है उस डॉक्यूमेंट का, उसको अगर पेमेंट नहीं मिला, तो वो खुद सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, उसका अधिकार है. नेक्स्ट, स्पेशल प्रिजम्पशंस. प्रिजम्पशंस इज प्री अजम्पशंस, जो यहाँ पे आने वाले ना सारे के सारे. ओके, अनलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज द लॉ मेक्स सेवरल प्रिजम्पशंस रिगार्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर 118 एंड 119, जो हम आगे देखने वाले, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. नेक्स्ट, नोट फॉर स्टूडेंट क्या दिया है? शेयर सर्टिफिकेट विद बैंक ट्रांसफर डीड्स, डिपॉजिट रिसीट्स एंड मेट्स रिसीट्स आर नॉट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. बहुत बार ये ऑड मैन आउट में आ जाता है कि ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है क्या, तो नहीं है. तो ये पॉइंट याद रखना, शेयर सर्टिफिकेट, उसके बाद डिपॉजिट रिसीट या फिर मेट रिसीट, ऐसा अगर कोई आपको एमसीक्यू में आ गया तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, टिक मार्क नहीं करने का. हमारे लिए मेनली तीन है, और भी एक दो आगे आने वाले, बट मेनली तीन. पहला प्रॉमिसरी नोट, सेकेंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड थर्ड चेक. ठीक है, आगे स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन 118 एंड 19 में क्या बताया? द कोर्ट विल प्रिज्यूम द फॉलोइंग फैक्ट्स अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव. पहला, कंसीडरेशन. हर एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, सामने वाली पार्टी से एक्सेप्ट किया जाता है, एंडोर्स किया जाता है, सिग्नेचर वगैरह करना, और ट्रांसफर्ड फॉर कंसीडरेशन, समथिंग इन रिटर्न के लिए ही ये सारी चीजें की जाएगी. रिमेंबर दैट. सेकेंड, डेट एंड टाइम. इट वॉज ड्रॉन ऑन द डेट इट bears, accepted within a reasonable time before maturity and transferred before its maturity. So तारीख और टाइम बहुत क्रूशल है यहाँ पे. ठीक है, कौन सी तारीख बताई गई थी और कौन सा टाइम, एक्सेप्टेंस का टाइम भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम आगे देखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कैसे एक्सेप्ट करने से क्या होता है. सो डेट एंड टाइम उसके ऊपर होना चाहिए. थर्ड, एंडोर्समेंट एंड स्टैम्प. सो गाइस, सिग्नेचर होना चाहिए और स्टैम्प लगना चाहिए. स्टैम्प आप सब लोगों को मालूम है, मैंने आपको बताया था आदेशिव एंड इम्प्रेस स्टैम्प, तो वो जो छोटा स्टिकर होता है गाइस, वो उसके ऊपर लगना बहुत जरूरी है, चेक के ऊपर लगाना नहीं है. नेक्स्ट, होल्डर. द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज प्रिज्यूम्ड टू बी अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, exception if the instrument was obtained via an offense, fraud or unlawful consideration. The burden of proving they are a holder in due course shifts to the holder. होल्डर मतलब हमारे लिए होल्डर इन ड्यू कोर्स भी होल्डर की कैटेगरी में बैठ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जिसके पास वो चेक जाएगा, जिसके पास वो प्रॉमिसरी नोट जाएगा, वो बंदा यहाँ पर आके गई पेमेंट लेने के लिए अपील कर सकता है कि नहीं, तो हमारे लिए वही होल्डर है. वो भी जेन्युइन होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, डिसऑनर. इन अ सूट फॉर डिसऑनर अपॉन प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द फैक्ट ऑफ डिसऑनर. डिसऑनर, सामने वाले का गाइस अपमान करना, इसको बोलते हैं डिसऑनर. तो मैंने अगर आपको बोला था कि मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा, और मैं अगर आपको 5 लाख रुपया नहीं दे रहा हूं, तो मैं आपका ऑनर रख रहा हूं क्या? रिमेंबर दैट. नहीं, ये है डिसऑनर. बट रिमेंबर, कोई भी डॉक्यूमेंट्स का आप पेमेंट नहीं करते हो तो वो डॉक्यूमेंट डिसऑनर हो गया, ऐसे उसे ट्रीट करते हैं. तो डिसऑनर का कॉज क्या है? कोर्ट उसे ट्रीट करेगा और आगे बढ़ाएगा. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप गाइस, अब वैसे तो दो है, निगोशिएबल बाय स्टैट्यूट्स एंड निगोशिएबल बाय कस्टम और यूसेज. स्टैट्यूट तो तीन ही, स्टैट्यूट मतलब लॉ. ठीक है, रिमेंबर दैट. मैंने पहले भी बताया था कि ब्रिटेन में लोग गाइस स्टैट्यूट बोलते हैं, हम लोग इसे लॉ बोलते हैं.
क्लियर है ना एवरीवन? सो एज पर स्टैट्यूट हमारे लिए तीन, सेक्शन 13 में पहला कौन सा? प्रॉमिसरी नोट। सेकंड कौन सा? बिल सफिशिएंट। थर्ड कौन सा? चेक। ये तीन ही हमारे लिए बहुत क्रूशल है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यूसेज, यूसेज मतलब क्या? कस्टमर यूसेज पहले से चलते आ रहे। यार भारत अंग्रेजों ने इन्वेड करने से पहले भी अस्तित्व में था। तो क्या उधारी वाले ट्रांजेक्शन कुछ लिखित डॉक्यूमेंट से नहीं होते थे? क्या होते थे? जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिखाई देगा आपको, हुंडीज। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? नहीं। बट हुंडीज ही ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रायर टू ब्रिटिशर्स अपने इंडिया में गए ट्रेड के लिए यूज किया करते थे। अब यहाँ पे इन्होंने लिखो क्या है? इंस्ट्रूमेंट लाइक डिविडेंड वारंट, सर्कुलर नोट्स एंड बियरर डिबेंचर्स take the characteristic of negotiable instrument by custom provided they possess the essential characteristics even though they aren't explicitly mentioned in the act। so इनका बोलना एकदम सिंपल है कि हमने ये जो तीन चार आपको बताया, जैसे मैंने हुंडीज आपको बताया, तो इसने अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सारे कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर लिए तो हम इन्हें भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलने के लिए राजी है। समझा? तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट चलते आ रहे थे वो हम आज भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। कब? अगर हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक बोले थे वो उसने फॉलो किए तो। सो लॉ तो तीन बोल रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी हमारे लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं अगर उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक फॉलो किए तो। क्लासिफिकेशन, पहला बेयरर वर्सेस ऑर्डर। बेयरर मतलब कौन? जिसके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो होता है उस डॉक्यूमेंट का बेयरर। जैसे फिलहाल मैं इस पेन को बेयर कर रहा हूं, ठीक है। ऑर्डर मतलब कौन? मैं लिख कर दे रहा हूं किसी पार्टी को कि किसी को पेमेंट कर। ठीक है, दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है। बेयरर जिसके पास डॉक्यूमेंट उसको पेमेंट, ऑर्डर उसमें जिसका नाम लिखा है उसको पेमेंट। दोनों भी समझ में आ गया? पहला कौन सा है? ऑर्डर। सेकंड कौन सा गाइस? बेयरर। नेक्स्ट, ऑर्डर मतलब यहां पे हम आदेश दे रहे हैं क्या? नहीं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं चेक लिख के अगर आपको दूं तो मैं मेरे बैंक को आदेश दे रहा हूं कि इसे ही पेमेंट कर। ठीक है, दैट इज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड वर्सेस फॉरेन। एन इनलैंड बिल इज ड्रॉन एंड पेबल इन इंडिया और ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। Any other bill is a foreign bill which must be protested for dishonor if required by the law of the place it was drawn, unlike inland bill where protesting is optional। अभी inland और foreign प्रोटेस्ट करना ये कोर्ट कचहरी का काम है। उसके ऊपर गए आपको ऑथेंटिसिटी के लिए कि अगर जिसके ऊपर ड्रॉ किया वो अगर यहाँ पे रहता ही नहीं है तो अपने पास कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी होनी चाहिए ना, इसलिए उसको प्रोटेस्ट करके रख लेते हैं। प्रोसीजर है, बाद में बता दूंगा। देखिएगा, इनलैंड और फॉरेन। इनलैंड बिल इज ड्रॉन एंड पेबल इन इंडिया, या फिर एटलीस्ट ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ड्रॉ पे इंडिया में, या फिर जिसके अगेंस्ट ड्रॉ किया वो इंडिया में रेसिडेंट है। रेसिडेंट मतलब 182 दिन से ज्यादा उसने प्रीवियस ईयर में भारत में रहना है तो वो रेसिडेंट बनेगा। 182 डेज। ठीक है, हिंदी में। चलो, सो इनलैंड और फॉरेन, तो जिसके अगेंस्ट ड्रॉ किया या फिर ड्रॉ पेबल, दोनों भी अगर फॉरेनर, तो गाइस फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेस्ट करना मैंडेटरी, याद रहेगा। आगे, डिमांड वर्सेस टाइम इंस्ट्रूमेंट। अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफाइज नो टाइम फॉर पेमेंट और सेज ऑन डिमांड एट साइट और एन ऑन प्रेजेंटेशन अ चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड मतलब क्या गेस? आप वहां पे गए, चेक दिया, उसके ऊपर तारीख लिखी थी, आपने चेक दिया कि उसे पेमेंट देना पड़ता है ऑन डिमांड। ठीक है, बट रिमेंबर दैट अ टाइम इंस्ट्रूमेंट इज पेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड और अ सर्टेन स्पेसिफाइड इवेंट। अब मैंने आपको प्रोमिसरी नोट लिख के दे दिया कि मैं आपको प्रोमिसरी नोट आज दे रहा हूं, और उसमें मैंने लिख के दे दिया कि मैं 2 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, तो 2 महीने का टाइम ड्यूरेशन गुजारना पड़ेगा ना, दैट इज टाइम इंस्ट्रूमेंट। चेक के ऊपर डेट थी आज की, आज आप गए बैंक में, चेक जमा कर दिया, उनको तुरंत पेमेंट करना ही पड़ता क्योंकि डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। समझ में आ गया? जहां पे डिमांड है, ऑन साइट है, उनको ग्रेस डेज भी नहीं है 3 दिन। ये भी एक क्लू याद रखना। जो जिनका पेमेंट तुरंत करना है वो 3 दिन डिले कर सकते क्या? नहीं कर सकते, इसलिए इनको ग्रेस डेज भी नहीं है। हम आगे सीखेंगे। आगे, जेन्युइन वर्सेस अकोमोडेशन और वर्सेस फिक्टिशियस बिल। जेन्युइन बिल मतलब क्या? जो पैसा देने वाला है और पैसा रिसीव करने वाला है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसके पास है और जो पेमेंट करने वाला। रिमेंबर, ये दोनों भी अगर पार्टीज जेन्युइन है, ठीक है, एक ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया दे दिया,
सामने वाले ने पेमेंट कर दिया, खत्म बात। ऐसा अगर है तो दिस इज जेन्युइन इंस्ट्रूमेंट। अकोमोडेशन मतलब क्या, मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके दिया और मैंने उसमें लिखा है कि मैं 2 महीने के बाद आपको पेमेंट करने वाला हूं, तो 2 महीने तक आपको आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट रखना पड़ेगा ना। एग्रीड? आपके पास वो रहेगा, रखना रादर रहना इज अकोमोडेशन। ठीक है। एंड फिक्टिशियस मतलब क्या, जिससे पैसा आ रहा है या फिर जिसको पैसा जा रहा है, दोनों में से एक पार्टी या फिर दोनों भी पार्टीज अगर अस्तित्व में ही नहीं है, जैसे मैंने चेक बनाया शक्तिमान के नाम से, या फिर स्पाइडरमैन ने मेरे अकाउंट में पैसा जमा किया है, या फिर उसने मेरे को प्रॉमिसरी नोट दिया है, दोनों भी कैरेक्टर फिक्टिशियस है, रिमेंबर दैट, वो फिक्टिशियस बिल की कैटेगरी में चला जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है क्लीन वर्सेस डॉक्यूमेंट्री बिल। सो अगर किसी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ मैं उस गुड्स के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं जोड़ता हूं तो वो क्लीन बिल है, बट वही मैंने गुड्स के डॉक्यूमेंट जोड़ दिए तो वो डॉक्यूमेंट्री बिल बन जाएंगे। नेक्स्ट एम्बिगियस। एम्बिगियस मतलब क्या, जिसमें कंफ्यूजन होता है उसको एम्बिग्यूइटी कहते हैं। सो ड्यू टू फॉल्टी ड्राफ्टिंग, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज इनका ड्राफ्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो आपका ड्राफ्टिंग लिखावट ऐसी फॉल्टी है कि सामने वाला जो पार्टी है उसको कंफ्यूजन हो रहा है कि यार वेदर इट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, तो उस टाइम पे उस इंस्ट्रूमेंट को गाइस एम्बिगियस हम बोल सकते हैं। या फिर ऐसा हो गया कि हम चेक लिखे, चेक में जो हमने वर्ड्स में लिखा 1 करोड़ लिखा, और जो हमने इसमें नंबर्स में लिखा उसमें एक के ऊपर हमने 8 जीरो दे दिए, तो एक के ऊपर 8 जीरो मतलब कितना होता है, 10 करोड़। थैंक गॉड, बराबर है। तो 10 करोड़ इज इक्वल्स टू 1 करोड़। नो, अरे नहीं, अलग अलग होता है, मतलब एम्बिग्यूटी आ गई, कंफ्यूजन, यार कौन सा अमाउंट पकड़ना। ऐसा अगर डिस्प्यूट रहा तो पहले जो वर्डिंग में लिखा है ना उसको कंसिडर किया करते थे, भला क्या, वैसे डिसऑनर ही होता था, बट याद रखो। सो एम्बिग्यूअस, जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ने के बाद अपने को ही कंफ्यूजन हो रहा है। नेक्स्ट इनकोएट। इनकोएट इज इनकम्प्लीट, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि ये लो चेक और निकल जाओ मेरी बेटी के जिंदगी से, बराबर है। ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया है, ऐसा मोमेंट अपने जीवन में तो नहीं आने वाला, तो पढ़ाई करो, ठीक है। पहले वार्निंग है सबको, बट रिमेंबर उसके ऊपर नाम नहीं लिखा है, खाली हमने साइन किए है और सामने वाले को हम दे दे रहे हैं, दिस इज इनकम्प्लीट, इनकोएट। इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट अगर हमने किसी को दिया तो हम सामने वाले को यह अधिकार देते हैं कि तू उसे कंप्लीट कर सकता है। क्लियर है एवरीवन? आगे नेक्स्ट एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, ये कोलैटरल सिक्योरिटी है। मेरा मेन मुद्दा वो इंस्ट्रूमेंट दे के आपको पेमेंट करना था ही नहीं, ठीक है। जैसे ये स्टूडेंट है और ये मेरे पास सीख रहा है, शायद, ओके सीख रहा है, ओके। अभी इन भाई साहब ने किया क्या कि मेरा क्लास का फीस नहीं भरा, तो मैंने इनको पूछ लिया कि भाई साहब आप फीस कब भरने वाले हो, तो इन्होंने कहा कि जब तुम्हारा रिवीजन लेक्चर खत्म हो जाएगा उस दिन। अब मुझे इनके ऊपर भरोसा है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक चेक लिख के लेता हूँ कि 10 तारीख का चेक मुझे लिख के दो, मैं 10 तारीख तक पूरे रिवीजन लेक्चर्स कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। इनसे मैंने एक चेक लिख के लिया कि आप 10 तारीख को 10 तारीख तक मुझे पेमेंट दे देंगे। अगर नहीं दिया तो वो जो चेक इन्होंने दिया था ना मुझे 10 तारीख वाला, वो मैं बैंक में जमा कर दूंगा। क्लियर है? इनसे मैंने चेक ले लिया था ना, अब इन्होंने अगर 10 तारीख को मुझे पेमेंट नहीं किया तो मैं 10 तारीख को वो चेक इस्तेमाल करूंगा। 10 तारीख आ गई, 10 तारीख आने के बाद इन्होंने मुझे मेरा पेमेंट कर दिया, तो वो जो चेक था मुझे इन्हें वापिस देना पड़ेगा, क्योंकि वो चेक ये इसलिए आया ही नहीं था कि मैं उसे बैंक में जाके जमा करूं और उससे मैं पेमेंट रिसीव करूं, वो खाली इसलिए आया था क्योंकि वो कोलैटरल सिक्योरिटी था। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, तो उसे एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, रिमेंबर दैट। अब कौन सी पार्टीज है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में? ड्रॉवर, जो गाइस इंस्ट्रूमेंट बनाएगा, ड्रॉई, जिसको जिस पर्सन को हम बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी को पे कर, एक तो वो थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर हम खुद भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। सो सपोज मैंने, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, मैंने इन भाई साहब को बोला है कि प्लीज इन मैडम को पेमेंट कर देना, बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार इसके ऊपर मैं भरोसा नहीं रख सकता, तो इसके जगह पे अगर कोई पर्सन एस्टैब्लिश हो गया जो इसके जगह पे मेरे कहने के बाद पेमेंट करेगा, अगर इसने नहीं किया तो
इसने पेमेंट नहीं किया तो इसके जगह पे जो है उसने अगर पेमेंट किया, रिमेंबर दैट वो पर्सन है मेरे लिए ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। नेक्स्ट एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मतलब क्या, खाली बिल ड्रॉ करने से नहीं होता है, सामने वाले से एक्सेप्टेंस भी आना चाहिए। ठीक है, आगे। सो द ड्रॉई हु साइंस देयर एसेंट एंड डिलीवर्स इट। सो आपने साइन किया और आपने अगर एक्सेप्ट किया तो वेल एंड गुड है। नेक्स्ट, acceptor for honor, a person who steps into accept a bill which was protested for non-acceptance for the honor of the drawer or an endorser. So, acceptor for honor. Read करो एक सेकेंड ये लाइन। अब हमने देखा था ड्रॉ इन केस ऑफ नीड। अब मेरी बारी, मैं हूं ड्रॉवर। अब अगर मैंने सामने वाले पार्टी को पेमेंट नहीं किया तो मैंने डिसऑनर किया, ऐसे होगा। मैंने अगर पेमेंट नहीं किया तो रिमेंबर दैट ये रिस्क एलिमिनेट करने के लिए मैं किसी को तो भी डायरेक्शन दे रहा था पेमेंट करो बोल के। समझ में आ रहा है ना, अल्टीमेटली पेमेंट तो मुझे ही करना था। मैंने ड्रॉई को बताया था कि पेमेंट करो, अल्टीमेटली पेमेंट तो मुझे ही करना था। अगर मैं ऑनर नहीं कर सका तो मेरे जगह पे जो बंदा वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को ऑनर करेगा वो रहेगा गाइस एक्सेप्टर फॉर ऑनर, क्योंकि अल्टीमेटली इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट होना चाहिए ना। समझ में आ गया, एक ड्रॉई का सब्स्टिट्यूट है, एक ड्रॉवर का सब्स्टिट्यूट है, अल्टीमेटली पेमेंट हो ही जाएगा। अगर ये नहीं तो वो सही, ये नहीं तो वो सही। क्लियर है एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पे, द पर्सन टू होम द अमाउंट इज पेएबल, जिसको पेमेंट जाने वाला है वो पे ही है। होल्डर, द पर्सन एंटाइटल्ड इन देयर ओन नेम टू possess द इंस्ट्रूमेंट एंड रिकवर द अमाउंट ड्यू। सो होल्डर कौन है गाइस? जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है और जो कोई भी अमाउंट है जो रिकवर कराने के लिए ट्राई कर रहा है, ही इज द होल्डर। क्लियर है? द पर्सन हु होल्ड्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, कैपेसिटी टू बिकम अ पार्टी। पहला आ रहा है गाइस माइनर। A minor cannot bind themselves to a contract, but they can draw. Remember, minor can draw, endorse, deliver, and negotiate an instrument to bind all other parties except themselves. A minor state, that is not the minor personally, is liable for bill given for necessities supplied to them. अगर किसी माइनर को कोई नेसेसिटीज सप्लाई किए गए तो वो इंडिविजुअली लायबल नहीं होगा, उसके प्रॉपर्टी में से हम कंपेंसेट करा के ले सकते हैं। ठीक है, बट माइनर कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकता, बट ही कैन ड्रॉ बिल एंड डिलीवर एंड निगोशिएट बिल। रिमेंबर दैट। सेकेंड आ रहा है कॉर्पोरेशन कैन ओनली बी ए पार्टी इफ ऑथराइज बाय एओए। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने ऑथोरिटी दी है तो ही वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में गई पार्टी बन सकता है। नेक्स्ट आ रहा है दैट इज एजेंट मस्ट साइन इन अ मैनर दैट क्लियरली इंडिकेट्स they are acting in a representative capacity. Example for ABC Limited, if they just sign their own name with a title, example a manager, they become personal liable. So agent ये वन ऑफ द पार्टी बन सकता है, बट जो कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप बनाओगे उसमें सबसे क्रूशियल एक चीज होगी कि आप किसके बिहाफ पे काम कर रहे हो बता देना। आपने खाली खुद का नाम लिखा, खुद का साइन, तो आप पर्सनल लायबल उसमें हो जाओगे एजेंट होने के बावजूद, ये याद रखिए। Next, legal representative incurs personal liability when signing a negotiable instrument of a deceased person unless they explicitly limit their liability to the extent of the deceased assets they received. So अगर legal representative आप हो और आपको आपके एंसेस्टर्स से कोई एसेट आया 20 करोड़ का, आप जब एसेट ले रहे थे तभी आपने अगर ये लिख के नहीं दिया कि अगर कोई लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी मैं वही तक पे करूंगा जहां तक उनसे मेरे को एसेट आए। 20 करोड़ के एसेट आपके पेरेंट्स से आपको आए, बट 50 करोड़ का लाइबिलिटी भी आया। अगर आप एसेट एक्सेप्ट करते टाइम अगर आपने ये लिख के नहीं दिया था कि आप लाइबिलिटी लिमिट कर रहे हो कहाँ तक, जितने के एसेट आए, तो आपकी लाइबिलिटी 50 करोड़। अदरवाइज अगर आपने लिख के दिया था तो आपकी लाइबिलिटी कितना, 20 करोड़। ऑल ओके एवरीवन? आगे।
सो इसेंशियल्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक डायग्राम में पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा। पहला कोर कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफरेबिलिटी एंड टाइटल। जो इंस्ट्रूमेंट बनाएगा इस उससे टाइटल ट्रांसफर होगा। इन्यूमरेबल ट्रांसफर है, रिमेंबर दैट। होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो मैंने किसी को दिया वो किसी को दे रहा है, सामने वाला पार्टी का इस होल्डर इन ड्यू कोर्स बनेगा। मैंडेटरी लीगल प्रिजम्पशंस, लॉ अज्यूम्स एवरी इंस्ट्रूमेंट वाज मेड फॉर कंसिडरेशन एंड ऑन अ डेट स्पेसिफाइड। हर एक इंस्ट्रूमेंट बना ही क्यों है? ताकि हम सामने वाले पार्टी को कुछ ना कुछ तो कंसिडरेशन में दे पाए, इसलिए। वैसे ही यहां पर क्या दिया गया? क्लासिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट पहला, निगोशिएबल बाय स्टैट्यूट वर्सेस कस्टम। तो गैस स्टैट्यूट में 3 बताए गए। पहला कौन सा? प्रॉमिसरी नोट। सेकंड कौन सा? थर्ड कौन सा? चेक। वेरी गुड। यहाँ पे कस्टम लाइक डिविडेंड वारंट्स, हुंडीज मैंने जैसे बोला वगैरह। बेरर वर्सेस ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बेरर वर्सेस ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बेरर मतलब कौन? जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है उसी को पेमेंट। ऑर्डर मतलब क्या? जिसका नाम लिखा है उसी को खाली पेमेंट। नेक्स्ट वाला कौन सा है? इनलाइन वर्सेस फॉरेन। तो ड्रॉ और पेएबल दोनों भी अगर भारत में या फिर जिसके अगेंस्ट ड्रॉ किया गया वो भारत में, तो इनलैंड, अदरवाइज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन वाले को प्रोटेस्ट करना जरूरी होता है। प्रोटेस्ट करना मतलब किसी जगह पे रैली लेके जाके हाय हाय करना नहीं होता। क्लियर है एवरीवन? नहीं, कुछ लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। अगर किसी ने रिवीजन लेक्चर डायरेक्टली देख लिया तो बोलेगा प्रोटेस्ट करने कब जाना है, बोलो। आगे नेक्स्ट, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट recognized by statute. So promissory note, bill of exchange, check. So definition, a promise to pay, की पार्टी कौन है गाइस? मेकर। वैसे यहाँ पे an order to pay, की पार्टी कौन है? ड्रॉवर। नेक्स्ट, डिफाइनिंग फीचर, ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, की पार्टी कौन है? ड्रॉवी, दैट इज बैंक। तो 4.1 हमने गाइस कंप्लीट कर लिया है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 4.2, दैट इज डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। Introduction. A negotiable instrument, that is promissory note, bill of exchange or check, is defined as an instrument payable to order or to bearer which does not contain any words prohibiting its transfer or indicating that it should not be transferable. Remember, हम promissory note किसी सामने वाले पार्टी को दे रहे हैं, इसका मतलब ही ये होता है कि हम वो negotiable instrument ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें 3 कैटेगरी हम देखने वाले, एक एक करके। पहला आ रहा है promissory note. So an instrument in writing, नॉट बिंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। सो अगर आपने करेंसी नोट कभी भी देखा तो उसमें के ऊपर भी प्रॉमिस लिखा हुआ है कि मैं धारक को इतने इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। नीचे गवर्नर का एंडोर्समेंट भी, मतलब साइन। बट रिमेंबर दैट वो नोट, वो जो एंडोर्समेंट उन्होंने किया वो प्रॉमिसरी नोट नहीं है, लिखा हुआ है। तो सर गवर्नर ने हमें क्या वचन दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो उतने रुपए का गोल्ड हम आपको देंगे। ये होता है गवर्नर थ्रू प्रॉमिस। और वैल्यू जो होता है गाइस, एंसेस्ट्रल टाइम से आज तक एक ही एसेट का सबसे खतरनाक है, वो है गोल्ड। हालांकि मोदी जी ने 1 साल भर परचेस करने के लिए मना कर दिया, बट रिमेंबर दैट उसकी वैल्यू हमेशा एग्जिस्टेंस में रह सकती है, ऐसे हमें लगता है। नेक्स्ट, containing an unconditional undertaking signed by the maker, signed by the maker to pay certain sum of money only. कुछ और चलेगा? बिल्कुल नहीं, बात भी नहीं चलेगी। A certain person or to the bearer of the instrument, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को या फिर कोई भी अगर बेयरर है, बेयरर मतलब कौन? जो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को होल्ड कर रहा है, उसको पेमेंट करने के लिए वो प्रॉमिसरी नोट बना है। कितने पार्टीज होते गए जिसमें? 2। पहला मेकर जो प्रॉमिसरी नोट बनाएगा, और दूसरा पे जिसको पेमेंट जाएगा। ठीक है, तो मुझे आपको पेमेंट करना है, मैं वो प्रॉमिसरी नोट, आई प्रॉमिस टू पे यू सर्टन सम ऑफ मनी ऑन दिस दिस डे, ऐसे में लिखकर नीचे स्टैम्प लगा के साइन करके डेट के साथ अगर आपको दे रहा हूं, सर्टेनिटी के साथ। रिमेंबर, मैं मेकर, आप जिन्हें पेमेंट करना है मुझे, वो बन गया पे भी। किसी को कोई डाउट? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। की रिक्विजिट्स फॉर स्टूडेंट टू मेमोराइज, इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइन बाय द मेकर। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है गाइस? राइटिंग, साइन बाय द मेकर। इट मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस अनकंडीशनल प्रॉमिस। क्लियर कट बोला गया है, उसमें हिडन वगैरह कुछ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, उसमें कुछ हाइड कर रहे क्या हम? नहीं, एक्सप्रेस प्रॉमिस है। द सम पेबल एंड द पार्टीज, दैट इज मेकर एंड पे, मस्ट बी सर्टन। जो बना रहा है और जो पे कर रहा है, दोनों भी क्या होने चाहिए? सर्टन। इट मस्ट प्रॉमिस टू पे मनी एंड मनी ओनली। क्या करेंगे हम? खाली पैसा पे करेंगे। इट मस्ट कंटेन डेट, इसमें तारीख होना बहुत जरूरी है। स्टैंपिंग इज मैंडेटरी अंडर इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 एंड अनस्टैम्प्ड नोट
is not admissible in evidence and no suit can be maintained. So उस प्रॉमिसरी नोट के ऊपर अगर हमने वो छोटा स्टिकर टाइप स्टैंप अगर नहीं लगाया, अगर आपको नहीं मालूम है कि ये स्टैंप क्या है, तो अधेसिव स्टैंप बोल के सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। एक छोटा सा ऐसा स्टिकर टाइप आपको दिखेगा, वो स्टिक करके उसके ऊपर साइन करना पड़ता है। अगर वो आपने नहीं किया तो रिमेंबर दैट उस पर्टिकुलर केस में आपका वो जो प्रॉमिसरी नोट है वो कोर्ट में एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा। आगे लिमिटेशन पीरियड, a suit must be filed within 3 years from the date of execution or acknowledgement। ये डॉक्यूमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाएगा वहां से आगे के 3 साल तक इसका लिमिटेशन पीरियड है। लिमिटेशन पीरियड ये कहता है कि आप कब तक उस इंसिडेंट से रिगार्डिंग केस फाइल कर सकते हो। तो हम कब तक कर सकते हैं? 3 सालों तक हम कभी भी केस फाइल कर सकते हैं। उसके आगे अगर आपको केस फाइल करना है तो आपको हर एक दिन का जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि हमने डिले क्यों किया। क्योंकि अगर किसी को भी आघात पहुंचता है तो उसको दर्द तुरंत होता है। मैं आपको अगर एक जोर से मारूं तो आपको तुरंत दर्द होगा, एक अटेम्प्ट के बाद के 5 साल के बाद तुरंत। तो जिसको तुरंत दर्द होता है वो तुरंत चिल्लाता है। कोर्ट का यही प्रिंसिपल है कि जिसको आघात पहुंचा वो तुरंत आता है कोर्ट में। 1 साल बाद नहीं आता, 2 साल बाद नहीं आता, तभी भी 3 साल बाद उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 3 साल तक उन्हें कोई प्रॉब्लम, 3 साल के बाद अगर आप आए तो गाइस वो कोर्ट आपका केस ही मोस्टली रजिस्टर्ड नहीं करेगा। तो ये था बिल्स आपका प्रॉमिसरी नोट। अब जो आ रहा है दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन है 5। सो इसमें मेनली मैं एक ड्राइंग थ्रू आप सब लोगों को बताता हूं, बराबर है? ओके, कौन सा ड्राइंग था? ठीक है। हम्म। तो रिमेंबर दैट ये एक पर्सन है। ओके, इनका एक दुकान है। ये पर्सन ने उनके शॉप में से एक मोबाइल फोन, इनका नाम है सपोज ए, इनका नाम है बी और इनका नाम है सी। ए ने ये जो मोबाइल फोन का उनका दुकान है उसमें से एक दुकान में से एक मोबाइल फोन बी को बेचा। क्लियर एवरीबॉडी? बी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने रिमेंबर दैट ए को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप है ना मेरे अगेंस्ट बिल ड्रॉ करो। ऐसे भी माल परचेस करने के बाद अपने को बिल आ जाता है ना। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया ए को कि प्लीज आप है ना मेरे अगेंस्ट एक बिल ड्रॉ करो, बिल में मेरा नाम मेंशन करो कि मैं पे करूंगा। जैसे ही बिल ड्रॉ हो गया, ए ने ये जो बिल उन्होंने लिखा है प्रॉपरली, यहाँ पे तारीख वगैरह लिखा है, वो लिख कर इन्हें दे दिया बी को। बी ने वो बिल लेने के बाद एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट किया, खुद का सिग्नेचर किया और वो वापस ए के पास ही रखा। बी ने वो बिल एक्सेप्ट करने के बाद उसमें लिख के दिया था कि मैं 2 महीने के बाद पेमेंट करूंगा। अब तक ट्रांजेक्शन क्या हुआ है? ए ने बी को मोबाइल फोन दिया, बराबर है। ए ने ही बिल ड्रॉ किया, बी ने वो एक्सेप्ट किया और बी ने उसमें मतलब ए ने उसमें लिख के दिया था कि ओके कितने दिन के बाद? 2 महीने, 2 महीने के बाद पेमेंट करेंगे वगैरह सब कुछ लिख के ए ने पहले खुद का साइन किया, बराबर है, ही शॉप वेंडर। उसने साइन करके वो डॉक्यूमेंट बी को दिया, बी ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद एंडोर्स किया, मतलब खुद का नाम वहां पे लिखा, साइन किया और वो बिल ए के पास वापिस आ गया। ये ट्रांजेक्शन को 1 महीना गुजर गया इससे। 1 महीना गुजरने के बाद हुआ ऐसा कि ये जो सी मैडम है ये बोल रहे कि अरे ए, तू जो मेरे पास से रॉ मटेरियल लेके गया था उसका पेमेंट कर। अब ए के पास चाहे 1 महीना क्यों ना गुजरा हो, पेमेंट तो 2 महीने बाद है ना, 2 महीने बाद पेमेंट होने वाला था। अब 1 महीना क्यों ना गुजरा हो और 1 महीना पेमेंट के लिए बाकी है, इसके पास भी पैसा नहीं है। तो इसने क्या किया, इसके पास जो बिल पड़ा हुआ था वो बिल इसने सी मैडम को दे दिया। ओके, ये जैसे ही बिल सी मैडम के पास गया, सी ने बोला कि ओके ये क्या है, उन्होंने कहा कि बिल ऑफ एक्सचेंज है। 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है और 1 महीना बाकी है। जैसा ही 1 महीना और कंप्लीट हो जाएगा आप वो डॉक्यूमेंट लेके इनके पास आ जाइए, बी के पास, वो आपको पेमेंट दे देंगे। जैसे ही और 1 महीना हो गया,
रिमेंबर दैट सी वो जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है लेके बी के पास गए और बी ने उन्हें पे ऑफ कर दिया। क्या पूरा ट्रांजेक्शन नील हो गया? ऑब्वियसली। सो देखिए, ए ने पहले मोबाइल फोन दिया, बिल ड्रॉ किया, तो ये बन गया गाइस ड्रॉवर। जिसके अगेंस्ट किया वो है ड्रॉवी। और ये जो है ये है पेई, जिन्हें पेमेंट मिला। तीन पार्टीज है हमारे लिए। कौन कौन? पहला ड्रॉवर, सेकंड कौन? ड्रॉई, थर्ड कौन? पेई। हमारे यहाँ पे ड्रॉई ही एक्सेप्टर बन जाता है। ठीक है एवरीवन, ड्रॉई जिसके अगेंस्ट हम इसे, इन शॉर्ट यहाँ पे ड्रॉवर कमांड दे रहा है ना रे, ए आगे जाके कमांड दे रहा है ना बी को कि सी को पेमेंट कर। अगर सी पैसे मांगने आते ही नहीं तो यहाँ पे ड्रॉवर ही पे ही बन जाता, वो खुद ही पेमेंट ले लेता ना, सिंपल। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर मल्टीपल नाम यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसे। ऑल ओके, चलिए लेट्स हैव अ लुक नाउ। कितने पार्टीज होते गए जिसमें? तीन, याद रहेंगे ना सबको? तो चलिए, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सो जो कोई भी डॉक्यूमेंट बेयर करेगा या फिर किसी के भी ऑर्डर के पास, मतलब क्या, जिसका नाम लिखा है उसी को, उन्हीं पर्सन को हम पेमेंट करेंगे, इधर ऑर्डर या फिर बेयरर इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चलेगा। इसमें कितने पार्टीज? पहला ड्रॉवर, द पर्सन हु गिव्स द ऑर्डर टू पे, दैट इज मेक द बिल। ड्रॉई कौन है? द पर्सन डायरेक्टेड टू पे, कॉल्ड द एक्सेप्टर वंस दे एक्सेप्ट द बिल। बिल आपके अगेंस्ट ड्रॉ हुआ, मतलब आपने एक्सेप्ट करना जरूरी है क्या? हमेशा नहीं। आपने अगर कोई परचेस ही नहीं किया था ना, आपके अगेंस्ट बिल किसी ने फाड़ दिया है, तो चलेगा क्या? नहीं चलता है। नेक्स्ट, पे द पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट, जो कोई भी बंदा बिल का पेमेंट रिसीव करेगा वो हमारे लिए कौन है? पे। कितने पार्टीज है यहाँ पे? तीन। की रिक्विजिट क्या है? मस्ट बी अनकंडीशनल ऑर्डर। इसमें कंडीशन चलेगा? बिल्कुल नहीं। द डायरेक्शन ऑफ पेमेंट कैन नॉट डिपेंड ऑन अ कंटिजेंसी, दो द एक्सेप्टर और एंडोर्सर कैन मेक देयर ओन लाइबिलिटी कंडीशनल। रिमेंबर दैट यहाँ पे ऑर्डर जो होता है वो क्या होगा? अनकंडीशनल कैटेगरी में चला जाएगा। नेक्स्ट, द ऑर्डर इज रिक्वेस्ट और डायरेक्शन नॉट कमांड। हम जो ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे ए ने अभी बी को बोला था किसी को पेमेंट कर, ये ऑर्डर या रिक्वेस्ट होता है, आदेश नहीं। नेक्स्ट, द ड्रॉवर मस्ट साइन द बिल। अ बिल विदाउट द ड्रॉवर सिग्नेचर इज इनवैलिड इवन इफ एक्सेप्टेड। रिमेंबर दैट आपको कंपल्सरीली एज अ ड्रॉवर उस बिल को साइन करना इज मैंडेटरी। ए के सिग्नेचर उसके ऊपर होना जरूरी है, नहीं तो बी ने एक्सेप्ट भी किया तभी भी लीगल नहीं हो। आगे, कंसिडरेशन मस्ट बी पेड इन मनी ओनली एंड द अमाउंट और टाइम ऑफ पेमेंट मस्ट बी सर्टन। हम जो पेमेंट करने वाले हैं गाइस वो कैसा होना चाहिए? मनी के स्वरूप में ही। ऐसा चांदी का कड़ा चलेगा क्या? नहीं। जमीन का टुकड़ा चलेगा क्या? नहीं। वेरी गुड। आगे, द ड्रॉवर मस्ट बी नेम्ड और इंडिकेटेड विथ रीजनेबल सर्टेनिटी। जो कोई भी गाइस ड्रॉवी है, ठीक है, जो ड्रॉवी है वो सर्टेनिटी के साथ गाइस क्लियर कट मेंशन होना उसमें जरूरी है। जैसे यहाँ पे बी था, बी का नाम उसमें क्लियर कट आना जरूरी है। इट मस्ट मेंशन द डेट एंड प्लेस ऑफ पेमेंट और ड्रॉइंग एंड बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। स्टैम्प भी होना चाहिए, उसके ऊपर तारीख भी होनी चाहिए, पेमेंट कब करने वाले वो भी सब कुछ होना चाहिए। सेक्शन 5 हो गया। कौन सा था? वेरी गुड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है चेक, सेक्शन 6। अब रिमेंबर दैट इस ही ट्रांजेक्शन में अगर मैंने इन भाई साहब को रिमूव किया और इसके जगह पे अगर बैंक बना दिया, ये बैंक है, रिमेंबर दैट, तो मैं चेक फाड़ के दे रहा हूं किसी एक पर्सन को, इसका मतलब ही मैं मेरे बैंक को ऑर्डर दे रहा हूं कि प्लीज इन्हें पेमेंट कर दीजिएगा। तो ड्रॉवर ड्रॉवी पे सेम रहेगा, खाली यहाँ पे ड्रॉवी जो है वो ऑलवेज बैंकर रहेगा। ठीक है, लेट्स सी चेक। इसीलिए चेक को बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पीसीज कहा जाता है, वन ऑफ द टाइप बोला जाता है।
लेट्स सी. A check is a species of a bill of exchange drawn upon a specified banker and payable on demand. Modern form of check is पहला इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड नेक्स्ट ट्रंकेटेड चेक. अब कैसा था, पहले जो चेक था गाइस वो ट्रैवल करता था अलग अलग जगह पे, वो फिर वो खराब होता था, कई जगह पे एक्सीडेंट हो जाता था तो घूम जाते थे. ऐसा पॉसिबल नहीं है. एक अगर आपने अगर कोई चेक देखा होगा तो उसके ऊपर एक ऐसा एक छोटा सिल्वर कलर का स्ट्रिप होता है, दैट इज ट्रंकेशन. तो उसको स्कैन किया जाता है, डायरेक्टली सामने वाले पार्टी के पास चेक के पूरे डिटेल्स पहुंच जाएंगे. तो इट इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन ऑफ सर्टेन सॉर्ट ऑफ चेक. एंड नेक्स्ट ई चेक, जैसा नॉर्मल चेक होता है कि उसका ही इलेक्ट्रॉनिक इमेज है, उसमें हम एडिट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, और साइन के जगह पे खाली डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं. ठीक है. सो दो टाइप, पहला कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक चेक. सेकेंड कौन सा है, ट्रंकेटेड चेक. एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर. समझ में आ गया. वहां पे क्या था, बी को मैंने हटा के बैंक लिख दिया था ना, तो हमेशा ड्रॉ किया जाएगा स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर. नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड. ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड मतलब क्या, चेक दिया तारीख के बाद तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा. बिल दिया था तो 2 महीना रुकना पड़ा था ना रे. चेक का वैसा नहीं है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, दिया तुरंत देना पड़ेगा. क्लियर है. आगे, पार्टीज इन्वॉल्व, ड्रॉवर ड्रॉई पे, ड्रॉवर ए, ड्रॉई बैंक, पे सी. Key requirements for student to memorize: must be written unconditional order signed by the maker. जो बना रहा है गाइस अनकंडीशनल ऑर्डर है, साइन कर रहा है. अमाउंट मस्ट बी स्पेसिफिकली मेंशन इन बोथ फिगर्स एंड वर्ड्स. चेक का फॉर्मेट आपने देखा होगा, तो नंबर में भी लिखना पड़ता है, वर्ड्स में भी लिखना पड़ता है विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक. आगे, कैन बी पेबल टू ऑर्डर, बेयरर और सेल्फ. यहाँ पे तीन चीजें आ रही है. ऑर्डर मतलब क्या, मैंने जिसका नाम लिखा उसी को पेमेंट कर. बेयरर मतलब क्या, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट उसे पेमेंट कर. सेल्फ मतलब क्या, तो एक सर्टन लिमिट के आगे अगर तुमको तुम्हारे खुद के ही अकाउंट से पैसे निकालने हैं तो गाइस सेल्फ चेक देना पड़ता है. खुद के ही अकाउंट में से पैसा विड्रॉ करने के लिए आपको सेल्फ चेक देना पड़ेगा, रिमेंबर. ओके. आगे, क्रॉसिंग ऑफ चेक. क्रॉसिंग, instruct the banker not to pay over the counter but to credit the named person account, adding security. A check can be crossed by the drawer, that is the holder, if issued uncrossed, or the banker who can specially cross it to another banker acting as an agent. तो ये क्रॉसिंग तो अपन पूरा टॉपिक ही अलग सीखने वाले इसी में. बट गाइस चेक को क्रॉस करना, दो डायगोनल ड्रॉ करना होता है. ठीक है, लाइन ड्रॉ करना, और उससे हम बैंक को ये इंडिकेट कर रहे हैं कि प्लीज इस चेक का पेमेंट जिसका मैं नाम लिख रहा हूं उसके अकाउंट में ही करना. बियरर चेक में कैसे होता था कि आपको अगर आपके पास अगर वो चेक है, सपोज मैंने प्रतीक के नाम पे चेक फाड़ के दे दिया, ठीक है, और वो बियरर चेक है, तो पहले ये होता था कि प्रतीक का चेक ये भाई साहब तो चोरी कर ही लेंगे. अब हुआ ये कि रिवीजन लेक्चर में से भागा और बैंक में जाके वो चेक दिया. अगर वो चेक बेयरर है तो पहले सिस्टम ये था कि तुरंत वो चेक लेके तुमको कैश देते थे ऑन काउंटर. आज तो चलो बहुत सारे प्रूफ है उनके पास, सीसीटीवी फुटेज है, क्या है क्या क्या नहीं. ठीक है, इवन दो एक सर्टन अमाउंट के आगे का अगर चेक है बेयरर वाला भी, अगर आप एनकैश कर रहे हो तो आपको आपका आईडी मांगा जाता है अब. तो ये बहुत सारे अमेंडमेंट्स उसमें आ गए, बट पहले क्या होता था, डायरेक्ट ऑन काउंटर पेमेंट होता था. बट अगर हमने उसको क्रॉस कर दिया तो चेक में जिसका नाम लिखा है उसी के अकाउंट में पैसे जाएगा, काउंटर से पैसा नहीं मिलेगा डायरेक्टली. तो ये उसका सिक्योरिटी के लिए. ड्यू डेट एंड डेज ऑफ ग्रेस. अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी इज क्रूशियल फॉर प्रैक्टिकल अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स. सो गाइस मैच्योरिटी वैसे भी समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, सबको मालूम है, बराबर है ना. सो लेट्स सी नाउ. इंस्ट्रूमेंट एंटाइटल फॉर 3 days का ग्रेस. ग्रेस पीरियड मतलब क्या, वो तारीख के बाद 3 दिन. और सो बिल और नोट्स पेबल ऑन स्पेसिफाइड डे, पेबल आफ्टर साइट, और पेबल at a certain period after a specified event happen. For instance, each instrument gets 3 days का ग्रेस. भाई जितने भी टाइम इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अभी वो बिल उसने ड्रॉ किया था ए ने, 2 महीने का था वो, ए ने बिल ड्रॉ किया था ना, वो जिस दिन का था उसके आगे भी 3 दिन ग्रेस मिल जाएगा. क्लियर है. बट जो ऐसे है इंस्ट्रूमेंट नॉट एंटाइटल्ड टू डेज ऑफ ग्रेस, चेक या फिर ऐसे बिल या फिर नोट पेबल ऑन डिमांड. ऑन डिमांड है मतलब क्या, आपने जाके सबमिट किया तुरंत पेमेंट होने वाला है.
ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट रहा तो उसमें ग्रेस डेज नहीं मिलते हैं। ग्रेस डेज कितने होते हैं? 3 ओनली। आगे हॉलीडे रूल, अगर इन 3 दिन में जिस दिन पेमेंट होने वाला था ग्रेस डेज में, लेट्स सी, if the due date falls on a public holiday, the instrument becomes due on the immediate preceding business day। जो तीसरा दिन है गैस, जिस दिन पेमेंट होने वाला था, सपोज जो कोई भी तारीख है, उस दिन अगर पेमेंट होने वाला तो उसके एक दिन बाद नहीं, उसके एक दिन पहले पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर पब्लिक हॉलीडे आया तो याद रखिए। पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स डिस्चार्ज द इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट to be valid as payment in due course, it must satisfy the condition. Apparent tenure, it must be according to the apparent tenure of the instrument। example, payment before maturity does not qualify। मैच्योर, वो डॉक्यूमेंट मैच्योर होने के बाद गए हमने पेमेंट कर देना है, पहला काम। सेकेंड, मनी ओनली, पेमेंट किस में होना चाहिए? पैसा। थर्ड, एंटाइटल्ड प्रोसेसर, पेड टू द पर्सन इन पोजीशन हु इज एंटाइटल्ड टू द पेमेंट, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है और जिसको पेमेंट जाना चाहिए उसी को पेमेंट करना। नेक्स्ट, गुड फेथ एंड नो नेग्लिजेंस, paid under bona fide circumstances। For example, if a banker fails to exercise care and pays check with a forged signature, it is not payment in due course। so एकदम प्रॉपर केयर के साथ वो सारी चीजें पेमेंट की अपने को एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। एंड नॉट नो सस्पिशियस, देयर मस्ट बी नो रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव द पोजेसर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट। ओके, इसमें कोई भी सस्पिशन नहीं चाहिए, कोई भी अपने को शक नहीं आना चाहिए। हमें यही लगना चाहिए कि हम प्रॉपर वे में ही पेमेंट सही पर्सन को ही कर रहे हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? आगे सो लेट्स हैव अ लुक नाउ। यहां पर क्या क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसर नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक में। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, लीगल डॉक्यूमेंट फैसिलिटेटिंग ट्रेड, ऑल मस्ट बी इन राइटिंग, अनकंडीशनल, डेफरिंग इन एग्जीक्यूशन, पार्टीज एंड मैच्योरिटी। ये खाली चीजें अलग अलग होंगी, बराबर है? मैच्योरिटी अलग अलग ही होती है। वेरी गुड। सो प्रॉमिसरी नोट नंबर 4, a written unconditional undertaking by a maker to pay a certain sum। प्रॉमिसरी नोट अनकंडीशनल है, रिटर्न है, सर्टन सम ऑफ मनी पे करना है। इसमें कौन है? मेकर, पे। स्टैंपिंग मैंडेटरी है क्या? ऑब्वियसली दो जगह पे मैंडेटरी है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज, एक प्रॉमिसरी नोट, रिमेंबर दैट। दोनों तरफ स्टैंपिंग, चेक को स्टैंप लगाने का नहीं। गुड। आगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, a written unconditional order directing a drawee to pay a certain sum। हम खुद पेमेंट नहीं कर रहे, हम किसी और को पेमेंट करने को लगा रहे हैं, इसलिए पार्टीज कितने? ड्रॉवर, ड्रॉई, पे। लीगल रिक्वायरमेंट एंड टाइमिंग, 3 डेज का ग्रेस पीरियड का जिसमें मिल जाएगा अगर टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो, डिमांड है तो नहीं मिलता। आगे चेक, सेक्शन 6, 4, 5, 6, वेरी गुड। अ स्पेसिफिक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ बैंक एंड पेबल ऑन डिमांड। तो यहाँ पे कौन है गाइस? ड्रॉवर, ड्रॉई, पे। खाली यहाँ पे क्या है? ड्रॉई की जगह पे कौन आ जाएगा? स्पेसिफिक बैंक। क्लियर है एवरीबॉडी? आगे पेमेंट इन ड्यू कोर्स मतलब क्या? जो ये ट्रांजेक्शन चल रहा है उसमें सारे लीगल नॉर्म कंप्लीट करो और सामने वाले पार्टी को गाइस पेमेंट अच्छे तरीके से कर दो, काम खत्म, विदाउट एनी निग्लिजेंस। आगे हम बढ़ रहे हैं। अब आ रहा है गाइस डिफरेंस, तो ये आप देख लेना, ठीक है? एकदम सिंपल है, चलो एक बार देख ही लेते हैं क्या ही फर्क गिर रहा है अपने को। नंबर ऑफ पार्टीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3, चेक में 3, प्रॉमिसरी नोट में 2। नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कंटेन अनकंडीशनल ऑर्डर, स्पेसिफाइड बैंकर के अगेंस्ट ड्रॉ होता है, और कंटेन्स अनकंडीशनल प्रॉमिस बाय मेकर टू पे, पे। एक्सेप्टेंस नेसेसरी इफ बिल इज पेबल आफ्टर साइट, एक सर्टन टाइम लिमिट के बाद पेमेंट करना है। यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस जरूरी है कि चेक में? जरूरी नहीं, यहाँ पे भी एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ मेकर या फिर ड्रॉवर। लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉवर इज कंडीशनल एंड सेकेंडरी अपॉन नॉन पेमेंट बाय ड्रॉई। सो ए ने बी को बोला था कि पे कर, बी ने नहीं किया तो लाइबिलिटी ए के पास आएगा, इसलिए सेकेंडरी। लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉवर इज कंडीशनल एंड सेकेंडरी अपॉन नॉन पेमेंट बाय चेक। चेक में भी अगर बैंक ने पेमेंट नहीं किया चेक का तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, मैं सेकेंडरी आ जाता हूं। नेक्स्ट, इसमें लाइबिलिटी ऑफ मेकर इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट। मैं प्रॉमिसरी नोट लिख के आपको दे रहा हूं तो मेरा ही प्राइमरी, सब कुछ मेरा ही रहेगा, मुझे पेमेंट करना है। यहाँ पे कोई और पर्सन आने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, पेमेंट टर्म, पेमेंट ऑन डिमांड और आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम।
कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड। जिसके पास ये है उसको पेमेंट कर दो, ऐसा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में गाइस हो नहीं सकता। पेबल ऑन डिमांड इंक्लूडिंग टू बेयरर इफ सो मेड। चेक में ऐसा चलता है कि जो कोई भी तारीख मैंने लिखा था उसके बाद गाइस ऑन डिमांड कोई भी आया उसको पेमेंट कर दो। बेयरर भी हो सकता, ऑर्डर भी हो सकता है। यहाँ पे पेमेंट ऑन डिमांड और आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड और आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम। यहाँ पर भी रिमेंबर दैट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड और आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम। इसमें भी बहुत क्रूशल पेमेंट ऑफ टर्म्स लिखे हुए हैं। क्रॉसिंग अवेलेबिलिटी, यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं होता, यहाँ पे क्रॉस होता है, यहाँ पे भी नहीं होता है। ग्रेस पीरियड अवेलेबल अगर टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो, ठीक है। यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर भी अवेलेबल अगर टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो। स्टैंपिंग मस्ट बी स्टैम्प, यहाँ पे स्टैंपिंग की जरूरत नहीं, यहाँ पे मस्ट बी स्टैम्प। आगे उसी का नाम है ग्रेस पीरियड की कैटेगरी वाला, जिसको ग्रेस डेज मिल जाते वो। ओके, क्रॉसिंग। अब देखिए एवरीबॉडी, क्रॉसिंग ऑफ चेक मतलब क्या? आपके पास ये चेक का फॉर्मेट है, 4 से 5 अलग अलग तरीके की क्रॉसिंग है। पहले अलग अलग टाइप पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद अपन रीडिंग रीडिंग खेलते बैठेंगे। दो डायगोनल लाइन ड्रॉ करना, पहला हो गया। सेकंड, दो डायगोनल लाइन निकाल के उसमें अकाउंट पे ही लिखने का, ठीक है। पहला जनरल क्रॉसिंग, सेकंड जो मैंने आपको बताया कि इस अकाउंट पे ही क्रॉसिंग। थर्ड जो आ रहा है इसके अंदर ही या फिर इसको निकाल के इधर इस कॉर्नर में नॉट निगोशिएबल लिख देने का, या फिर चेक के ऊपर किधर नॉट निगोशिएबल लिख देने का, तो नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग। नेक्स्ट फोर्थ आएगा कि दो डायगोनल लाइन, इनके बीच में या फिर उस जगह पे बैंक का नाम लिख देने का, तो ये स्पेशल क्रॉसिंग। और पांचवा जो आएगा, इस चेक के पीछे मैंने यहां पे बैंक का नाम लिख दिया, सपोज SBI, इस चेक के पीछे ब्लैंक जगह है, वहां पर जिस बैंक में वो चेक जाएगा वो दूसरे बैंक को एज अ कलेक्टिंग एजेंट बोल के अपॉइंट करेगा, तो वो सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग। सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग करने का अधिकार गाइस खाली बैंक के पास ही है, याद रखिए। सो इंट्रोडक्शन टू क्रॉसिंग लीगल फ्रेमवर्क, सेक्शन 123 to 131A of the Negotiable Instrument Act 1881 deals with the concept of crossing। इसके साथ डील करेगा वो क्रॉसिंग। कौन से सेक्शन है? 123 से लेके 131A। ओपन वर्सेस क्रॉस चेक। ओपन चेक मतलब जिसको बेयरर इंस्ट्रूमेंट भी अपन बोल सकते हैं, बेयरर चेक। तो ओपन चेक आपके पास अगर है आप जाके एनकैश कर सकते हो। क्रॉस चेक हमें सामने वाले को बता रहे हैं बैंक को कि प्लीज पेमेंट उस पर्सन के अकाउंट में ही कीजिएगा। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग चेक मीन्स ड्रॉइंग टू डायगोनल और ट्रांसफर पैरेलल लाइंस ऑन द फेस। इट एक्ट्स एज अ स्ट्रिक्ट डायरेक्शन टू द बैंकर नॉट टू पे द मनी अक्रॉस द काउंटर। हमें बैंक को क्लियर कट बता रहा है क्या कि प्लीज अक्रॉस द काउंटर उसका कैश पेमेंट मत कीजिएगा, अकाउंट में ही पैसा भेजिए। आगे ऑब्जेक्ट क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्रॉसिंग इज टू प्रोटेक्ट द चेक्स ओनर बाय इंश्योरिंग पेमेंट इज रूटेड थ्रू अ बैंक अकाउंट। एनी misutilization or fraud can be easily traced and culprit detected। सो मेन ऑब्जेक्ट इसका क्या है कि किसी भी क्रॉस चेक को अगर हमने सबमिट कर दिया तो उसका इंपैक्ट ये गिरेगा कि कोई भी अगर फ्रॉडस्टर है तो उसको डिटेक्ट करना इससे पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। कोई भी फ्रॉडस्टर है तो क्रॉस चेक उसको अगर जमा करना है तो उसके तो बैंक अकाउंट में ही पैसा जाएगा ना, तो वो ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल हो जाएगा। आज तो ये बहुत ईजी हो चुका है। आगे टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, पहले जनरल। तो मैंने बोला ना कि इस चेक के ऊपर दो डायगोनल लाइन, काम खत्म। अ चेक इज डीम्ड जनरली क्रॉस्ड इफ इट बेयर्स टू पैरेलल ट्रांसफर लाइंस अक्रॉस इट्स फेस। फीचर क्या है? इट मे और मे नॉट इंक्लूड वर्ड्स लाइक एंड कंपनी। इट्स एब्रिविएशन दैट इज एंड कंपनी are not negotiable between the lines. The two transfer lines are mandatory for this type of crossing, but adding the words is optional and part of a common practice. The lines are typically drawn on the left hand side and should not obscure
प्रिंटेड लेटर्स और नंबर। ये दो डायगोनल लाइंस जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये किसी लेटर को कट करते हुए नहीं जाने चाहिए। ठीक है, उस चेक के अंदर कोई भी टेक्स्ट है उसको उसने कट नहीं करना चाहिए, याद रखिए। वो दो डायगोनल लाइन ये हमने अगर निकाल दिए तो वो क्रॉसिंग ही हो गया। उसके अंदर नॉट निगोशिएबल लिखना है, उसके अंदर एंड कंपनी लिखना है, अकाउंट पे ही लिखना है, ये सारा ऑप्शनल है। ठीक है एवरीवन, प्रैक्टिस है लोगों का, लॉ ने कंपल्सन नहीं किया है। इफेक्ट क्या है? अंडर सेक्शन 126 अ जनरली क्रॉस चेक डायरेक्ट द पेइंग बैंकर टू पे द अमाउंट ओनली टू अ बैंकर, prohibiting over the counter payment. It protects against the fraudulent withdrawals. If the banker pays a third person over the counter without the customer's direction, they are held liable, and the payment does not constitute a payment in due course. Payment in due course मतलब क्या? सच्चा सच्चा पेमेंट। मैंने क्रॉस चेक करके इन मैडम को दे दिया, इन्होंने बैंक में जमा किया, और सपोज ऐसा हो गया कि वो क्रॉस चेक इसका नाम का था, वो चेक गुम हो गया और आप मैडम थर्ड पार्टी को मिल गया, आपने जाके चेक जमा किया बैंक में, आपको वो नाम भी नहीं था। अगर मैंने क्रॉस करके दिया था इसका मतलब क्या? जिसका नाम लिखा था उसी के अकाउंट में वो पैसा जाना चाहिए। बट हुआ ऐसे इस पर्टिकुलर केस में, बैंक से गलती से अक्रॉस द काउंटर इन्हें कैश दिया गया। क्लियर है एवरीवन? अब ये मैडम मेरे पास आए कि सर वो चेक मेरे से गुम गया, और मैंने कह दिया कि अरे मेरे अकाउंट से तो पैसा भी कट हो गया। फिर उन्होंने कहा कि सर आपने क्रॉस चेक नहीं दिया था क्या? मैंने कहा हाँ यार मैंने तो क्रॉस चेक दिया था। हम बैंक के पास गए, बैंक हमने क्रॉस चेक दिया था, आपने कैश में पेमेंट किया है क्या? हाँ। अगर बैंक ने हाँ बोल दिया तो लाइबिलिटी बैंक की। क्लियर है एवरीबॉडी? क्योंकि हमने डायगोनल लाइन ड्रॉ किए थे, मतलब ही हम बैंक को ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है कि प्लीज अक्रॉस द काउंटर पेमेंट मत कीजिएगा, अकाउंट में ही पैसा जमा होना चाहिए। आगे, special crossing. A check is specially crossed when the name of the banker is added across its face with or without the words not negotiable. So यहाँ पे क्या मेंशन हो रहा है? नेम ऑफ द बैंकर। जब बैंक का नाम उसमें मेंशन हो जाएगा क्रॉस में, तो रिमेंबर दैट क्या हो जाएगा? स्पेशली क्रॉसिंग हो गई, ऐसे हम कहेंगे। इसका फीचर क्या है कि ये मैडम का एक बैंक अकाउंट नहीं है ना, इनके सब दो अलग अलग बैंक अकाउंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैडम आपका एक महाराष्ट्र बैंक में, एक एसबीआई में, तो कौन से बैंक में आप पैसे जमा करना चाहेंगी? महाराष्ट्र बैंक। तो मैं उस चेक के ऊपर महाराष्ट्र बैंक लिख कर दे देता हूं। ठीक है, मतलब जिसका नाम लिखा है इन मैडम का, बैंक का नाम भी लिखा है, तो ये खुद के बैंक में भी कौन से बैंक में जमा कर सकती है ये तक मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, कौन से अकाउंट में वो पैसे जाने चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी फीचर्स। अनलाइक जनरल क्रॉसिंग द टू पैरेलल ट्रांसफर लाइंस आर नॉट इसेंशियली, यहाँ पे वो दो लाइन डायगोनल जरूरी नहीं है। The mere addition of the bank's name constitute a special crossing. Additional words like account payee or not negotiable may be added. करना है करो, नहीं करना है मत करो, बट खाली बैंक का नाम आपने लिख दिया, आपका काम हो जाएगा, स्पेशल क्रॉसिंग हो गया। इफेक्ट, दिस गिव्स मोर प्रोटेक्शन देन जनरल क्रॉसिंग। इट डायरेक्ट्स द पेइंग बैंकर to pay the amount exclusively to the account holder of the specified named bank. मतलब मैं खाली इसके अकाउंट पे पैसे जमा करो ये नहीं बोल रहा हूं, इसके महाराष्ट्र बैंक के ही अकाउंट में पैसे जमा करो ये मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं। मतलब एडिशनल प्रोटेक्शन आगे कि नहीं? ऑब्वियसली। नेक्स्ट, अकाउंट पे और रेस्ट्रिक्टेड क्रॉसिंग है। ये अकाउंट पे या फिर अकाउंट पे ओनली ऐसे लिखते हैं वो डायगोनल लाइन में। ये देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, रीड भी करने की जरूरत नहीं ना, एमसीक्यू में कोई काम का है। ये अकाउंट पे ये लोगों की प्रैक्टिस है, किसी लॉ ने प्रिस्क्राइब नहीं किया, ना आपने ना अंग्रेजों के लॉ ने। तो ये लोगों ने वो डायगोनल लाइन में अकाउंट पे लिखना चालू कर दिया। वैसे भी दो डायगोनल लाइन मतलब ही हम बोल रहे हैं कि अकाउंट में ही पे कर, बट लोगों का वो प्रैक्टिस है, उसको अकाउंट पे क्रॉसिंग कहते हैं, जिसका कोई कंपल्सन नहीं है। नेक्स्ट, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। नॉट नेगोशिएबल मतलब क्या? उसका लिटरल मीनिंग देने का नहीं। अगर नॉट नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल ही नहीं है, तो वेरी नेचर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गेट किल्ड। इसलिए नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग मतलब क्या? ये नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट के जैसे हम क्रॉसिंग करके सामने वाले को दे रहे हैं, बट उसके आगे वो नहीं दे सकता। ठीक है, लेट्स सी सेक्शन 123 124 अलाउज द एडिशन ऑफ नॉट नेगोशिएबल टू अ जनरल और स्पेशल क्रॉसिंग। इफेक्ट, अ कॉमन
Misconception is that not negotiable means not transferable. So check can still be transferred. Our section 130 specifies that person taking the check will not have and cannot pass on a better title than the person from whom they receive it. ओके, ये एक लाइन अपने इसमें लिख कर रखना. Object, this perfectly protect the true owner. If the check is stolen, the finder or thief cannot cash it easily or pass on a good title to a third party and will be compelled to return it to the true owner. If the banker negligently transfers the amount to another account, they are liable to compensate the sufferer. Not negotiable लिख के दिया था, जिसका नाम लिखा था उसी के अकाउंट में पैसे जाना चाहिए, किसी और के अकाउंट में गया बैंक लाइबल हो जाएगा. नेक्स्ट, डबल या फिर सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग, ये करने का काम खाली बैंक करता है. कब किया जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाद में रीड कर लीजिएगा. क्या होता है, मेरा एसबीआई का अकाउंट, ठीक है, सपोज इनका यस बैंक का अकाउंट है, मैंने एसबीआई का चेक फाड़ के इन भाई साहब को दे दिया. अब ये तो यस बैंक के अकाउंट में जमा करेंगे. यस बैंक वो चेक को स्कैन करके मेरे बैंक को भेज देता है. मतलब इसका यस बैंक मेरे एसबीआई को एज अ एजेंट बोल के अपॉइंट कर रहा है कि एक काम करो, एसबीआई विवेक सर के अकाउंट में से पैसा मुझे भेजो, मुझे इन भाई साहब के अकाउंट में जमा करना है. तो यूजुअली पहले ये कैसे होता था, नॉर्मल जो जो चेक हम लिखते हैं उसके पीछे जो ब्लैंक जगह है, वो ब्लैंक जगह पे क्या स्टैंप होता है. यस बैंक एसबीआई को एज अ कलेक्टिंग एजेंट बोल के अपॉइंट करेगा. जब भी कभी चेक के ऊपर कोई भी बैंक किसी और बैंक का नाम लिखता है ना, तो वो स्पेशल क्रॉसिंग है, याद रखो. सामने जो ड्रॉवर था उसने स्पेशल क्रॉसिंग कर दिया, पीछे बैंक ने खुद ने कर दिया, मतलब ये सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग हो गया. रिमेंबर दैट, ये होता है डबल क्रॉसिंग. ये करने का अधिकार खाली बैंक को है. सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग कौन कर सकता है, खाली बैंक. रिमेंबर दैट. इसका सेक्शन कौन सा है, 127. 125 से लेके 127, बढ़िया 127, उसका इफेक्ट याद रखना. ठीक है एवरीबॉडी. आगे, चेक क्रॉस कौन कर सकता है गेस, पहला ड्रॉवर, सेकेंड ड्रॉई, या फिर थर्ड बैंकर भी. तीनों भी चेक क्रॉस कर सकते हैं. क्लियर है. आगे लेट्स हैव लुक. सो द लॉ ऑफ चेक क्रॉसिंग, सिक्योरिटी एंड क्लासिफिकेशन. पहला, फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉसिंग में गाइस, पहला हु कैन क्रॉस, ड्रॉवर, होल्डर या फिर बैंकर, तीनों भी पार्टीज क्रॉस को चेक सॉरी चेक को क्रॉस कर सकते हैं. रिमेंबर, ये इन्होंने डायग्राम एकदम गलत बताई है. ये ऐसा चेक को करना मतलब कैंसिल करना होता है. रिमेंबर दैट. अगर ये आपका चेक है तो इस चेक के इधर दो डायगोनल लाइन होते हैं, ठीक है, खाली कोई अल्फाबेट उसके नीचे नहीं आना चाहिए. आगे, डायरेक्शन टू द बैंकर, टू पैरेलल ट्रांसफर लाइंस ऑन अ चेक फेस मैंडेट पेमेंट थ्रू अ बैंक अकाउंट ओनली. दो डायगोनल लाइन अगर हमने निकाल ली है तो क्या होगा, हम बैंक को बता रहे अकाउंट में पेमेंट करो. नेक्स्ट, क्रॉसिंग सेफगार्ड्स द ओनर बाय मेकिंग फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन इजीली ट्रेसेबल एंड डिटेक्टेबल. आराम से गाइस हम फ्रॉड ट्रेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें अगर हमने क्रॉस कर लिया तो. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन, जनरल वर्सेस स्पेशल. जनरल मतलब क्या, दो डायगोनल लाइन निकाल, अलाउज एनी बैंक टू कलेक्ट, सेक्शन 123. स्पेशल में क्या है, रेस्ट्रिक्ट, स्पेशल क्रॉसिंग, बैंक का नाम, हम खाली बैंक अकाउंट में ही जमा कर सकते हैं और किसी जगह पे नहीं. नॉट निगोशिएबल मतलब क्या, एंश्योर्स अ होल्डर कैनॉट हैव अ बेटर टाइटल टू द चेक देन द ट्रांसफरर. जो ट्रांसफरर है गाइस, उससे बेटर टाइटल किसी और के पास नहीं जा सकता. ये नॉट निगोशिएबल की कैटेगरी में हम डिक्लेयर कर रहे हैं. अकाउंट पे क्रॉसिंग मतलब क्या, तो इसका कोई मैंडेट नहीं है, बट हम वो दो डायगोनल लाइन के बीच में कैसे लिख रहे हैं अकाउंट पे, इससे हम सामने वाले पार्टी को क्या बोल रहे हैं कि उसके अकाउंट में ही पेमेंट होना चाहिए, कोई लॉ उसको कंपल्सन नहीं करता है. डबल क्रॉसिंग तो चेक के बैक साइड में जहाँ पे खाली जगह है, और ये डबल क्रॉसिंग या फिर सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग कौन करता है, हमेशा बैंक ही करता है. कोई डाउट. चल, इस टॉपिक का लास्ट पार्ट, दैट इज डिसऑनर. मल्टीपल चीजें गई जिससे कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो सकता है. जैसे मैंने आपको चेक फाड़ के तो दे दिया, बट मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं है, हो सकता है कि नहीं. आज क्या तारीख है,
1 जून 2026। बट मैं अब तक 2026 में आया ही नहीं, मैं अब तक 2025 ही लिख रहा हूं। चेक फाड़ के मैंने दे तो दिया 1 जून 2025। मैडम मैं नहीं, बट तुम जरूर रहोगे, ठीक है, उस तारीख से इस तारीख में। अब देखिए इस पर्टिकुलर केस में होगा ये कि ड्यू टू डेट वो चेक हो जाएगा डिसऑनर। मैं सिग्नेचर 3 4 अलग अलग तरीके से करता हूं, मेरे को याद ही नहीं चेक के ऊपर कौन सा करना था। गलत सिग्नेचर, डिसऑनर। जिस दिन मैंने पेमेंट करना था उस दिन मैंने पेमेंट ही नहीं किया, डिसऑनर। तो डिसऑनर मतलब क्या डेफिनेशन? अ चेक इज कंसिडर्ड डिसऑनर्ड व्हेन द बैंक रिफ्यूजेस टू पे द अमाउंट ऑफ द चेक टू द पेई। व्हेन दिस हैपन, द ड्रॉई बैंक instantly issues a check return memo to the pay's banker, whose which specifies the exact reason for the dishonor. The pay's banker then provides this memo along with the dishonor check back to the pay. बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने इन मैम को चेक दे दिया, ये मैम ने खुद के बैंक में वो चेक जमा किया, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है वाला क्या? अब इसके बैंक ने मेरे बैंक को एजेंट बोल के अपॉइंट किया पेमेंट के लिए। जैसे ही इसके बैंक से वो चेक आया, मेरे बैंक ने बोल दिया अरे इसके अकाउंट में 3.5 रुपये है, चेक डिसऑनर। रिमेंबर दैट, चेक रिटर्न मेमो कहां से कहां पे जा रहा है? द ड्रॉई बैंक इंस्टेंटली इश्यूज अ चेक रिटर्न मेमो टू द पेईज बैंक। मेरा बैंक चेक रिटर्न मेमो इसके बैंक को भेज देगा और इसका बैंक इन्हें वो भेज देगा कि मैडम ये देखो, आपको जो चेक आपने जो जमा किया था वो बाउंस हो चुका है और ये रीजन है। तो कैसा इनिशिएट हुआ वो चेक रिटर्न मेमो? मेरे बैंक से इनिशिएट होके आपके बैंक में गया, आपसे वो आपको रिसीव हुआ, ठीक है। आगे 5 essential ingredient ऑफेंस अंडर सेक्शन 138। सो 138 में गाइस ये सेक्शन याद रखो, 138 फॉर एन ऑफेंस टू बी लीगली रिकॉग्नाइज अंडर 138 5 sequential component must be present। पहला ड्रॉइंग ऑफ द चेक बाय पर्सन, पहला चेक ड्रॉ कर। सेकंड प्रेजेंटेशन ऑफ चेक। नेक्स्ट रिटर्न ऑफ द चेक अनपेड बाय द ड्रॉई बैंक। ठीक है ना एवरीबॉडी, मेरे बैंक ने इसके बैंक को पेमेंट ही नहीं करना, बहुत जरूरी है। पहला मैंने चेक ड्रॉ करना, दूसरा इसने खुद के इसमें प्रेजेंट करना, तीसरा मैंने बैंक में पेमेंट नहीं करना। ठीक है, पेमेंट कर दिया तो डिसऑनर मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बेटा। आगे गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉवर डिमांडिंग द पेमेंट ऑफ द चेक अमाउंट। ओके, इन्होंने क्या किया, जैसे उनको वो रिटर्न मेमो मिल गया, इन्होंने मुझे एक लेटर लिखा कि सर पेमेंट अभी भी नहीं हुआ, आपका चेक डिसऑनर हो गया है। नोटिस मेरे नाम के अगेंस्ट निकल गई। फेलियर ऑफ द ड्रॉवर टू मेक पेमेंट विद इन 15 days। तो याद है कि यहाँ पे 30 days वाला था, यहाँ पे 15 days वाला था, हमने हमारे मेन नोट्स में लिखा हुआ है ये। तो ये 15 दिन के अंदर आपका लेटर आने के बाद भी अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो आप मेरे अगेंस्ट 138 का केस फाइल कर सकते हो। बड़े 5 इंग्रेडिएंट उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। क्या क्या पेनल्टीज है? तो गाइस इफ चेक ड्रॉज टू डिस्चार्ज अ लीगल एनफोर्सेबिलिटी डेट और अदर लाइबिलिटी इज रिटर्न अनपेड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स और बिकॉज इट एक्सीड्स द अमाउंट अरेंज टू बी पेड, द ड्रॉवर इज डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। ठीक है, जितना भी अमाउंट मुझे पे ऑफ करना था वो अगर मैंने 15 days के अंदर भी मैंने अगर पेमेंट नहीं किया तो मैंने ऑफेंस कमिट किया है, ऐसे ही कहा जाएगा। आगे द पनिशमेंट फॉर दिस ऑफेंस इंक्लूड इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, 4 अटेम्प्ट। मेन सिखाते टाइम भी मैंने आपको यही बताया था ताकि याद रहे, 2 साल तक का जेल है गाइस। ओके, कुछ लोगों को हर्सुल नहीं मालूम था उस टाइम। एंड अ फाइन दैट may extend to twice the amount of the check, या फिर बोथ ग्रुप क्लियर, मतलब इम्प्रिजनमेंट भी और चेक के डबल पैसा भी, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, इतनी सजा है। However, the payee can only initiate the legal proceeding if the following strict conditions and timelines are met. Validity or presentation. The check must be presented to the bank within its validity period or within 3 months from the date it is drawn.
Note, this was reduced to 6 months as per the RBI circular effective from 1/4/2012. पहले 6 महीने था, अब कितना है भाई? 3 महीने तक का उसका वैलिडिटी है तारीख के बाद का. Return demand notice. The payee must send a written demand for the payment to the drawer within 30 days of receiving the check return memo from the bank. जैसे ही चेक डिसऑनर हो गया, रिटर्न मेमो, आपने 30 दिन के अंदर अंदर मुझे लेटर लिख देना है कि सर पेमेंट नहीं हुआ, चेक बाउंस हो गया है. Right to sue. The drawer is given a final window to pay. The right to sue only arises if the drawer fails to make the payment within 15 days of receiving the return notice. जैसे मुझे नोटिस मिल गई, वहां से आगे 15 दिन मेरे पास है, वो मेरे लिए फाइनल विंडो है. अगर उन 15 दिन में मैंने आपको पेमेंट नहीं किया तो मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो. ठीक है. इंटरिम कंपेंसेशन. अब ये पूरे टाइम ड्यूरेशन में इनका तो पेमेंट अटका रहा ना रे, केस तो जमा हो गई, मैं इसी की राह देख रहा था, चलने दो बोले टाइम पे टाइम. तो ऐसे पर्टिकुलर केस में कोर्ट एक इंटरिम राहत, उस केस चालू रहते हुए भी एक सर्टन रिलीफ मिलना चाहिए इन मैडम को, इसीलिए पेमेंट का ऑर्डर मुझे दे सकता है. ये मैक्सिमम कितना जा सकता है गाइस? जितना भी चेक का अमाउंट है उसका 20% तक ही जा सकता है. 1 करोड़ का चेक था तो मुझे कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि मैडम को 20 लाख तक का पेमेंट आप अभी कर दो. ठीक है, बाकी केस कंक्लूड होने के बाद. So, enforcement from September 1, 2018. Section 143A allows the court trying the offense to order the drawer to pay interim compensation to the complainant. For instance, in a summary trial where the drawer pleads not guilty. ठीक है, समरी ट्रायल मतलब क्या? फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है वो. वहां पे अगर ड्रॉवर है तो वो जो ड्रॉवर अगर नॉट गिल्टी बोल के अगर प्रूव हो गया तो उस केस में कुछ ना कुछ तो भी इंटरिम इनको कंपेंसेशन तो भी मिलना चाहिए. इसका ऑर्डर कोर्ट कर सकता है. रिमेंबर, लिमिट क्या है? द कंपेंसेशन 20% तक लिमिट होगा. टाइम फ्रेम क्या है? इट मस्ट बी पेड विद इन 60 days ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर. जैसे कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि इनको इंटरिम पेमेंट कर दो 20% तक, वो ऑर्डर आने के बाद 60 दिन का टेन्योर मेरे पास है. 60 days याद रखो. ओके, ये एक्सटेंड भी हो सकता है आगे 30 एडिशनल डेज अगर सफिशिएंट कॉज शो किया मैंने तो. In case of acquittal, if the drawer is ultimately acquitted, the court will direct the complainant to repay the interim compensation amount to the drawer along with the interest at the prevalent RBI bank rate within 60 days, extendable by up to 30 days. Remember that अगर acquittal हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में अपने को क्या करना पड़ेगा? सारा का सारा इंटरिम पैसा तो आपको देना ही है, प्लस उसके साथ इंटरेस्ट भी आपको देना ही पड़ेगा अगर आप प्रूफ गिल्टी कैटेगरी में चले गए तो. नेक्स्ट, जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब क्या? केस लॉस कौन से? राकेश नेम कुमार पोरवाल वर्सेस नारायण धोंडू जोगड़ेकर, ये भी केस लॉ अपने नोट में है. ओके, द बॉम्बे हाई कोर्ट एस्टैब्लिश दैट एनी रीजन फॉर डिसऑनर इज एन ऑफेंस. एंड वीरा राघवन वर्सेस ललित कुमार 1995 का द मद्रास हाई कोर्ट reinforced this interpretation, noting that the addition of the word etc. in the act's marginal note, dishonor of check for insufficiency etc. of funds in accounts is intentional and not accidental. आप जो etc. लिख रहे हो गाइस इस चेक में, वो इंटेंशनल है, एक्सीडेंटल नहीं. आप etc. जानबूझ के ही लिख रहे हो, ऐसा इनका बोलना है. सो अल्टीमेटली हमने जो देखा गाइस वही पूरा का पूरा इमेज थ्रू आ गया है. लीगल पाथवे ऑफ डिसऑनर्ड, वैलिडिटी प्रेजेंटेशन 3 महीना बराबर है, अदरवाइज फाइन 2 टाइम जितना भी चेक का अमाउंट था या फिर 2 साल तक का जेल. नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट टू स्यू. नोटिस जब आपको वो रिटर्न मेमो आ जाएगा 30 दिन बराबर है. आगे जैसे आपने मुझे लेटर भेजा 15 दिन के अंदर अंदर मैंने पेमेंट कर देना है. लीगल पेनल्टीज गाइस, इंटरिम कंपेंसेशन 20% तक देने के लिए लगा सकता है. any reason is an offense. Court have ruled that any reason for dishonor, not just insufficient funds, constituted an offense. Remember that कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से आपका वो चेक डिसऑनर हो गया, वो ऑफेंस के कैटेगरी में चला जाएगा. इंटरिम कंपेंसेशन का टाइम लिमिट, पेमेंट ऑफ इंटरिम 60 दिन, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद 60 days, ये एक्सटेंड हो सकता है 30 से भी. एंड पेमेंट इफ एक्विटेड विथ इंटरेस्ट, गिल्टी प्रूव हो गए तो पूरा पूरा पेमेंट कर देना गैस 60 दिन के अंदर अंदर. 30 दिन एक्सटेंड हो सकता है और विथ इंटरेस्ट है, ये भी याद रखिएगा. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? पक्का एवरीवन? चलिए, कल के जैसे सेम
चार चार एमसीक्यूज रीड कीजिएगा, फटाफट आंसर बताना है। यू कैन डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, ठीक है? चलो बी क्विक। एवरीवन, पहले चार एमसीक्यूज, एवरीबॉडी, पहले चार एमसीक्यूज। पहला, द टर्म लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन सेक्शन 29 of the Negotiable Instrument Act 1881 does not include executors or administrator, include executors or administrator, include executor but does not include administrator. हाँ, तो B, include executors or administrators. The endorsement of a negotiable instrument is followed by delivery. बराबर है? Yes. Presumption under section 139 of the Negotiable Instrument Act 1881 is in respect of, क्या रहेगा गाइस बताइए? That the check was signed by the accused, that the check was dishonored by the banker, that the check was issued for the discharge of any debt, that the check is valid under banking law. ये तो नॉनसेंस स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है। इसमें भी डिसऑनर के लिए कौन देता है? नॉट साइन चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। Chapter 17 was inserted into Negotiable Instrument Act 1881 by the amendment of the act in the year, ठीक है? ये अभी एमसीक्यू में से अपने को पता चल रहा है, ठीक है? रिमेंबर दैट चैप्टर 17 कब ऐड हुआ है गाइस? 1988, याद रख लेना ही है। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 143 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 द ट्रायल shall be made to conclude after filing of the complaint within the period of, ये जो इसका जो ट्रायल होता है, रिमेंबर दैट सेक्शन 143 का जो ट्रायल पीरियड रहेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो जो केस है 6 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाना जरूरी है। ओके, 6 मंथ्स या ये अलग डेटा है। ओके, आगे चलो, आगे के तीन रीड करो फटाक से। चलिए, 6 नंबर, ए resides in Hyderabad, B in Kolkata, C in Delhi, ABC being together at Allahabad. B and C makes a joint promissory note payable on demand and delivered to A. A may sue B and C. Pehla at Allahabad, where the cause of action arise, at Kolkata where B reside, at Delhi where C reside. तीनों भी जगह चलती गई जहां पे हम केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द प्रोटेस्ट मस्ट कंटेन द नेम ऑफ द पर्सन for whom the instrument has been protested, the name of the person against whom the instrument has been protested, and the instrument itself or its literal transcript, all of the above. Next, a demand notice in writing has to be given to the drawer by the payee under section 138 of the Negotiable Instrument Act 1881
After receiving intimation from the bank of dishonor of check within the period of, remember that, 30 days. ठीक है, 9th नंबर का मत करो क्योंकि जोड़ा लावा है वो. आगे चलो 10, 11, 12 तीन फटाफट करो. हाँ, जोड़ा अलावा इज मैच द पेयर्स बोला क्या? वैकेरियस लाइबिलिटी लॉ ऑफ टॉर्ट की कैटेगरी हो. बता दो, बड़ा टर्म. चलो एवरीवन, 10 number, the dishonor of a check is punishable. All of the above, very good. Next 11 number, इसका आंसर होता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. ठीक है, वाइकरियस लाइबिलिटी के बारे में आपको अब तक मालूम नहीं है, वो अपने को लेना देना भी नहीं है. लॉ ऑफ टॉर्ट्स का वो पार्ट होता है. ठीक है, दो अलग अलग तरीके के लाइबिलिटी है. नेक्स्ट इसमें गाइस प्रॉपरली पढ़ा आपने. 12 का आंसर कौन सा आ रहा है? ए, 2 साल तक का जेल या फिर ट्वाइस द अमाउंट. वेरी गुड. नेक्स्ट 13, 14, 15, चलो फटाफट तीन तीन एमसीक्यूज फास्ट ट्रैक रीड करना है. अपना अपना आंसर गाइस क्लियर रखना है. चलो एवरीवन, 13 नंबर, क्रॉसिंग ऑफ चेक अफेक्ट्स द एवरीबॉडी मोड ऑफ पेमेंट ऑन चेक. बराबर है, वेरी गुड.
आगे 14 नंबर, इन अ promissory note the amount of the money payable must be certain. Next, the date of maturity of the bill 100 days बोला है, तो 4 मई के बाद जून जुलाई अगस्त और आगे के 10 दिन ना, ये 90 दिन हो गए, बराबर है, तो 14 अगस्त आएगा। ग्रेस पकड़ के? नहीं, कैसे पॉसिबल है? एग्जैक्टली exactly. तो ग्रेस क्यों पकड़ रहे 3 दिन का? चलो, अगर वो टाइम इंस्ट्रूमेंट होता तो गाइस अपन 3 दिन का एडिशन करते उसमें। चलो 16, 17, 18, 19, फटाफट। चल एवरीबॉडी, द वैलिडिटी ऑफ द चेक इज 6 months, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स गाइस, 3 महीने की वैलिडिटी हो गई है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अंडर सेक्शन। नेक्स्ट 18 वाले का क्या आंसर है गाइस? फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। पहला, द डिफेंडेंट मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सेकेंड, द आर्टिकल मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी। थर्ड, द प्लांटिफ must be entitled to immediate possession of the article, and the article must be possession or control of the defendant. Remember that, ये अपने लिए न्यू है थोड़ा, इसमें the article must be movable property, ये essential condition की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट, ये भी आपको नहीं है, द प्रोविजन रिगार्डिंग समरी प्रोसीजर, ओके, relating to the suit upon bill of exchange, hundis and promissory note are laid down in order 37 CPC, सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 37 है वो, ठीक है। यस, आगे, इफ एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कंस्टिट्यूड आइदर एज अ प्रॉमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज। यार अपने को अगर कंफ्यूजन हो गया कि वेदर इट इज प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को गाइस एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इन विच प्रोविजन द कोर्ट में ग्रांट टाइम टू पे कोर्ट फीस इन कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। रिमेंबर दैट, ये भी अपने लिए नया है, इसका सेक्शन 33 होता है ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट 1970, 1870 सॉरी। और इसमें एक चीज बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, कुछ कंटेंट अपने को एमसीक्यू से ही मिलेगा, जो अपने ना मॉड्यूल में ना अपने नोट्स में किधर भी आपको देखने को मिलेगा, जो अपने एमसीक्यू के कंपाइलेशन में से आपको मिल जाएगा। गलती से आया तो अपने को याद रखना है। नेक्स्ट, लिमिटेशन एक्ट गाइस 3 साल, बराबर ना, और बेटा यहाँ पे 3 3 साल है, कौन सा करने का फिर 22 का? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, कौन सा है? 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट, 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द डेट ऑफ साइनिंग बाय द ड्रॉवी, एंड 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रेजेंटमेंट। इन तीनों में से कौन सा आएगा गाइस? ए, परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द ड्रॉअर एंड द पे इन द बिल ऑफ एक्सचेंज मे बी द सेम पार्टीज, ऐसे हो सकता है क्या? हमने देखा ही है, बराबर है। वो ए बी को बोल सकता था ना, मुझे पेमेंट कर, हो सकता है ना, ड्रॉअर एंड पे। आगे, हाँ मे बी, इसीलिए ट्रू है बेटा। कैन अ ड्रॉअर एस्केप फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, क्या ऐसे हो सकता है क्या? रिमेंबर दैट, लगता नो है बट आंसर यस है।
Yes, a drawer can limit or exclude his liability by inserting in the bill an express stipulation to that effect. वो उसकी लाइबिलिटी में गाइस एक आधा स्टिपुलेशन डाल के एक आधा कंडीशन वगैरह डाल के उसकी लाइबिलिटी एस्केप कैटेगरी में लेके जा सकता है, डिपेंड करता है. डिसऑनर ऑफ अ चेक इज पनिशेबल फॉर मैक्सिमम टर्म अप टू. Negotiable Instrument Act makes specific mention of three instruments, namely check, bills of exchange, and Negotiable Instrument Act. I promise to pay B rupees 500. बराबर है. And all other sums which shall be due to him. This is none of these. ये क्या है? ऑल अदर सम क्या होता है? कहाँ पे सर्टन है अमाउंट? क्लियर कट होना चाहिए कि नहीं? इसलिए ये कुछ भी नहीं है. For the purpose of section 141 Negotiable Instrument Act, a company does not mean or include. पहला क्या है उसमें? बॉडी कॉर्पोरेट, सेकंड फर्म या फिर प्रोप्राइटरी कंसर्न ये होता है, या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल. यहाँ पे मल्टीपल 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 लोग हैं. ये है सिंगल. क्लियर है एवरीवन? सिंगल. ये है आंसर. नेक्स्ट, हु इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स? ये और ये रीड करो गाइस. ये लास्ट वाला भी मोस्टली आपको नहीं मालूम होगा. ये 1 मार्च 1882 है. ये रीड कर लो. इन ड्यू कोर्स कौन सा ऑप्शन है बताइए. और क्या है? हु इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स? अ पर्सन हु होल्ड्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन द नेम ऑफ हिज स्पाउस. जोड़ीदार के बदले में इसने चेक ले लिया वो. अ पर्सन हु होल्ड्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन हिज नेम, खुद के नाम से ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले लिया वो. अरे मेरे नाम का चेक आ रहा था, मैं किसी और को दे रहा था ना. अच्छा, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स था, ये भी गया. A person who becomes a possessor of a negotiable instrument without a consideration. अरे विदाउट कंसिडरेशन कुछ चलने वाला है क्या? नहीं. A person who becomes possessor of a negotiable instrument payable to the bearer for consideration. मतलब ऑप्शन डी. इसी के साथ गाइस ये टॉपिक हमने एलिमिनेट किया है. रिमेंबर दैट. हाँ, इसका पूरा आंसर की दे दिया और एमसीक्यू का एक्सरसाइज भी गाइस सॉल्व करके दिया है. ये भी सारे एमसीक्यूज आपने करना जरूरी है. ठीक है. एक अराउंड मैंने इसमें अच्छा खासा क्वांटिटी कवर कर लिया गाइस एमसीक्यू का विद सॉल्यूशंस. तो ऊपर के हमने 30 एक सॉल्व कर लिए थे अभी, और अराउंड मैंने इन 30 के साथ एक ज्यादा नहीं 169 एमसीक्यूज और सॉल्व करके दे दिए है. तो अराउंड एक 200 एमसीक्यूज आपके पास है अप्रोक्सीमेटली 199. इतना अगर आप करके सीएमए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, रादर देन ये हर एक प्रोफेशन में काम में आ सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसमें आपको ये टॉपिक सीखने के लिए, चाहे वो सीएस हो, सीए हो या फिर सीएमए हो. ठीक है. बट मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाए गए हैं, तो वेल एंड गुड है. इतना रिवाइज कीजिएगा, आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गाइस खत्म हो जाएगा. ऑल ओके एवरीवन? चलिए, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लॉ का लेक्चर जो हम करेंगे मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन ये सीएमए में एक्सक्लूसिव लॉ के साथ आया हुआ टॉपिक है, तो वो हम कवर करने वाले हैं. आई नो इट विल बी अ बिग लेक्चर, बट हम लोग एक ही लेक्चर में पूरा कंटेंट कवर करने वाले हैं. ओके, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड. हमारा सीएमए बाय सीएमएस का ऐप डाउनलोड कीजिएगा. इस पे ये सारे लेक्चर सिक्वेंशियली आपको मिलेंगे. रादर यूट्यूब पे भी ये सारे लेक्चर्स आपको अपलोडेड मिलने वाले हैं. थैंक यू. बाय.